सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलटीटीएस शेयर के बारे में। इस शेयर को रिव्यू करने के लिए हमारे 2 सब्सक्राइबरों का ऑलरेडी रिक्वेस्ट आया हुआ है, तो इसलिए हम आज इसको कवर भी करेंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा टाइम हो गया इस रिक्वेस्ट को, बट इसको मेरे को इसलिए इतना टाइम लग गया कवर करने में बिकॉज मैं इसका रिजल्ट प्लस उसके बाद जो इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के कुछ स्लाइड्स थे और जो डिस्कशंस थे वो उसका मैं वेट कर रहा था ताकि और ज्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन कवर हो सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। एलटीटीएस यानी कि लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये कंपनी जो है वो पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग रिलेटेड R&D कंपनी है। यानी कि आईटी कंपनी होने के साथ साथ ये दूसरी बड़ी कंपनियों के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज और इंजीनियरिंग से रिलेटेड आईटी इंजीनियरिंग से रिलेटेड R&D सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। ये जो इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो ये सर्विसेज देते हैं, इनका जो मेजर सेगमेंट है वो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज को, इंडस्ट्रियल कंपनीज को, प्रोडक्ट रिलेटेड, टेलीकॉम और हाईटेक रिलेटेड और मेडिकल डिवाइसेस एंड प्लांट रिलेटेड, इस तरह की कंपनियों को इनके जो सर्विसेज हैं ER&D के, ये वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अक्रॉस द ग्लोब इनके 300 से ज्यादा ग्लोबल क्लाइंट हैं, 25 कंट्रियों से ज्यादा इनका प्रेजेंस है। और अगर देखा जाए तो जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती हैं उनमें से 69 कंपनीज का इनके पास ऑलरेडी पार्टनरशिप्स है और उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो काफी वाइड ग्लोबल जाइंट है ये। इसको हम कंसीडर करेंगे एक लार्ज कैप आईटी कंपनी में, बिकॉज ये आईटी कंपनी में होने के साथ साथ इसका जो मार्केट कैप है 60,000 करोड़ से ऊपर का है। अब अगर हम इसके शेयर के करंट प्राइस को देखें तो 5,700 रुपीज पे इसका चल रहा है प्राइस। स्टॉक का पीई 47.6 के अराउंड है। अगर हम इसको कंपेयर करें इंडस्ट्री के पीई के साथ तो इंडस्ट्री का पीई 36.1 चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूएशन जो है एक्सपेंसिव दिखती है इंडस्ट्री के पीई के कंपेरिजन में, बट हम इसको और आगे भी समझने की कोशिश करेंगे। ROCE अगर देखें तो 33% है, ROE 25% है। सो ये काफी अच्छे नंबर्स हैं ROCE, ROE। रिजर्व की बात करें तो 5,000 करोड़, डेट की बात करें तो 600 करोड़, तो ये भी काफी अच्छा रेशियो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो 20.8 यानी कि 21% हम कंसीडर कर सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का है, जो कि एक आईटी कंपनी के लिए करीब करीब ठीक है, बट थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट 20 इज ऑल्सो गुड। सो अब अगर हम शेयर के चार्ट को स्टडी करें तो जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है यानी कि 2016 में, तब ये लिस्ट हुआ था 869 रुपीज से, तब से लेकर के अभी तक के इस शेयर ने ऑलमोस्ट 557% का रिटर्न दे चुका है। हालांकि जो ये अभी प्राइस है, ये प्राइस ऑलरेडी 2021 में जब आईटी की और पूरे मार्केट का जब एक बुल रन चल रहा था, तब ये ऑलरेडी उस प्राइस रेंज को टच किया था और अभी भी ये उसी प्राइस रेंज में है। तो इसको भी स्टडी करना काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसके पीई को स्टडी करते हैं तो पी में जब हम देखोगे तो जब ईयर 2021 में जब इसने अपना हाई लगाया था तब स्टॉक का पी 74-75 के अराउंड था। ठीक है, और ये जो पी है ये पिछले 3 सालों में काफी हद तक के श्रिंक हुआ है। और इसके श्रिंक होने का रीजन है एक तो प्राइस ड्रॉप जो कि हमने देखा, प्लस ईपीएस की जिस तरह से ग्रोथ देखी जा रही है। तो ईपीएस जो 2021 में जो ईपीएस 77 का हुआ करता था वो अभी 120 का हो रखा है। तो जो ईपीएस में भी काफी अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है, जिसकी वजह से अभी स्टॉक का जो पी है वो ऑलमोस्ट 47-48 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अब अगर हम इसके मीडियन पी की बात करें तो 38 है। हालांकि अभी इसके पी को और अच्छे से डेवलप होने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इसको 6-8 साल ही हुए हैं लिस्ट हुए, तो यहाँ पे थोड़ा सा और इसको पी को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। बट इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो पी थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है, क्योंकि जब हम पीयर कंपैरिजन भी करेंगे तो आप देखोगे कि जो बड़े जो आईटी कंपनीज हैं उनके जो पी है 30, 34, 28, 25, 39 के अराउंड है, जो कि एलटीटीएस का 47-48 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिखता है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कंपेयर करें तो 21 का जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बड़े आईटी कंपनीज से थोड़ा सा कम है। 27 टीसीएस का है, 23 इन्फोसिस का है, एचसीएल का 22 है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड हम एक्सपेक्ट करेंगे इस बिजनेस से कि ये इसको अपना थोड़ा मार्जिन बढ़ाना चाहिए। उसको भी हम आगे जाकर के जब हम इसके शेयर को और इसके बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखेंगे तो वहां पे अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से डेवलप हो सकता है। प्लेजिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट इसके जो एनुअल इसके जो सेल्स हुए हैं उनको स्टडी करें तो देखिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में FY24 में इन्होंने 8,679 करोड़ का इनका टॉप लाइन सेल्स हुआ है। अब इस सेल्स में 21 का परसेंटेज का मार्जिन को मेंटेन करते हुए इनकी जो नेट प्रॉफिट आई है वो आई है 1,258 करोड़। ठीक है, अब ये जो इसका जो नेट प्रॉफिट आया है इसके बेसिस पे इसका अर्निंग पर शेयर आता है 119-120 हम पकड़ के चल सकते हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो इसको अगर आप बैक ट्रैक करोगे तो इसका आधा जब 2019 में 4,700 करोड़ का इस कंपनी ने सेल किया था। तो कहने का मतलब यह है कि इस कंपनी को 5 साल से 6 साल लग रहे हैं अपने आप को डबल करने में। ठीक है, वही चीज आपको ईपीएस में भी दिखेगी। 67 का ईपीएस अब करीब करीब डबल हो रहा है 120। तो ईपीएस को भी डबल होने में यहाँ पे 5 साल से 6 साल लग रहे हैं इस कंपनी को डबल होने में। हालांकि अगर आप देखोगे तो ये रेट ऑफ डबलिंग जो है ये रिलेटिवली मेरे को कम लगती है जब मैं किसी भी शेयर को पिक करने की कोशिश करता हूं तो, लेकिन ये एक लार्ज कैप है। लार्ज कैप होने के तरीके के हिसाब से देखा जाए तो ये इसका जो रेट है ऑफ ग्रोइंग है वो काफी अच्छा है।
क्योंकि हमने जो पहले स्मॉल कैप आईटी कंपनी को रिव्यू किया था वहां हम देख पा रहे थे कि 2 से 3 साल में अपने सेल्स और टॉप लाइन और बॉटम लाइन को कंपनी डबल कर रही थी। तो यहाँ पे इनको 5 से 6 साल लग रहे हैं, तो आपको उसी तरह के एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखने चाहिए। सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो इनकी सेल्स ग्रोथ है 10 ईयर में 53% के CAGR से ग्रो कर रहा है, 5 ईयर में 13%, 3 ईयर में 20%। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 69% से 10 ईयर में प्रॉफिट ग्रो हो रही है, और 5 ईयर्स में 11%, 3 ईयर्स में 22%। अब ये जो सेल्स की और प्रॉफिट की जो ग्रोथ हुई है वो करीब करीब शेयर में, स्टॉक के प्राइस में काफी हद तक के एडजस्टेड है, डाइजेस्टेड है। क्योंकि 5 ईयर्स में शेयर ने 29% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, 3 ईयर्स में 14% का CAGR और 1 ईयर में 28% का CAGR। सो कह सकते हैं कि यहाँ पे जितना सेल्स और जितना प्रॉफिट हुआ है शेयर में उतना मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, अब इस सेगमेंट में अगर हम लास्ट बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझ लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी जो है प्रमोटर का पिछले 3 से 4 सालों में ऑलमोस्ट 74-73% के अराउंड ही है, जो कि काफी स्टेबल है। FII जो है वो 9% हुआ करते थे, अभी 4% हो चुके हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे कट है। DIIs ने वो पूरा माल उठाया हुआ है, क्योंकि DII पहले 6% हुआ करते थे, अब वो 13% है, और जो पब्लिक है वो 8%, 9% ही है, जो कि थी पहले भी। तो कहने का मतलब ये है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे काफी स्टेबल दिखता है, प्रमोटर की होल्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, और FII DIIs भी काफी स्टेबल दिखते हैं। सो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करना शुरू करते हैं प्रेजेंटेशंस की, क्योंकि हमने LTTS का यहाँ पे इन्वेस्टर एंड एनालिस्ट डे के प्रेजेंटेशन को पिक किया है, जो कि अभी रिसेंटली अगस्त 27 में अपलोड हुआ है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे हम क्वार्टरली रिपोर्ट और जो इनके जो क्वार्टरली प्रेजेंटेशंस होते हैं उसको ना पिक करके प्रेजेंटेशन, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको काफी डिटेल में समझ में आएगा कि किस तरह के यहाँ पे कंपनी के आउटलुक दिखते हैं। यहाँ पे जो हमारे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने इसको फॉर ए लॉन्ग टर्म 7 to 10 ईयर्स की बात करी है। तो देखिए 7 to 10 ईयर्स तो हम एक झटके में हम नहीं बता सकते कि किस तरह से कंपनी परफॉर्म करेगी। हम यहाँ पे मिड टर्म यानी कि 5 ईयर्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे हम आगे चैनल में और वीडियोस बनाएंगे तो हो सकता है 1 साल के 2 साल के बाद वापस से इसको रिव्यू करेंगे कि किस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है। तो एक बार में 7-10 ईयर्स का प्रोजेक्शन बनाना आसान नहीं होता, अनलेस कुछ बहुत अच्छी और बहुत कॉन्क्रीट बिजनेस है। मैंने कुछ वीडियोस को 10 ईयर्स के टारगेट भी बनाए हैं, लेकिन वो उस जगह पे बने हैं जहां पे हमें बिजनेस काफी हद तक के स्टेबल दिखता है। बल्कि 3 ईयर्स to 5 ईयर्स का बना पाना, व्यू बना पाना थोड़ा सा इजी भी होता है, कंजर्वेटिव भी होता है, और काफी कॉन्फिडेंस भी रहता है। तो हम यहाँ पे 5 ईयर्स के प्लान को लेकर के ही चलेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं कि 5 ईयर्स को, तो 5 ईयर्स में आपको कंपनी और कंपनी के अंदर के पैरामीटर्स, फंडामेंटल समझ लेना काफी होगा। लेकिन जब आप उसको 7 to 10 ईयर्स भी देखते हो तो आपको थोड़ा मैक्रो ट्रेंड देखना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो हम इस शेयर को वहां से शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बोला कि ये ER&D पे काम करते हैं, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। अब ये जो इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये कौन करता है? तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो, FMCG हो, या केमिकल्स हो, फार्मा हो, ये अपने आप को बनाने, अपने आप को बिल्ड करने के लिए इनको एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इंजीनियरिंग प्रोसेसेस और इनके जो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनको डेवलप करना पड़ता है। और ये कंपनियां जो होती हैं वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए इस तरह की रिसर्च करती हैं, नए नए रिसर्च करते हैं, नए नए इक्विपमेंट्स बनाते हैं, प्रोसेसेस बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उसके लिए उनको एक स्पेंड करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है कि यार चलो हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये जो ग्लोबल लेवल पे 2023 में जितनी भी ये ग्लोबल कंपनीज हैं वो ER&D में जितना स्पेंड करती हैं वो करीब करीब है 1.5 से लेके 1.8 ट्रिलियन US डॉलर। ये काफी बड़ा नंबर है, ठीक है। इतना पैसा खर्च होता है रिसर्च करने में कि चलो हम नए इक्विपमेंट्स, नए डिजाइन के प्रोसेसेस और नए डिजाइन के मशीनरीज बनाते हैं, इतना पैसा खर्च होता है। उस पैसे में से अगर हम सिर्फ ये बात करें कि कितना पैसा है जो कि ER&D की सोर्सिंग में खर्चा होता है, यानी कि जो कंपनियां इतना पैसा खर्च करती हैं वो इसको आउटसोर्स कितना करती हैं कि किसी और कंपनी को दे दे कि ले भाई तू मेरे लिए रिसर्च कर दे। 1.5 ट्रिलियन में से 200 बिलियन से लेके 280 बिलियन ये जो कंपनियां होती हैं ये अपना काम किसी और कंपनी को करने के लिए देती हैं, यानी कि LTTS जैसी कंपनियों को देती हैं कि लो भाई हमारे लिए आप रिसर्च कर दो। अब इतने बिलियन में से कितना पैसा इंडियन कंपनियों को दिया जाता है? इंडियन आउटसोर्सिंग जो है वो 44 बिलियन 45 बिलियन हुई है 2023 में। यानी कि LTTS कंपनी जो है वो किसी बड़ी ग्लोबल कंपनियों से जब प्रोजेक्ट्स लेती है तो वो प्रोजेक्ट्स इंडिया में आते हैं, और वो जो साइज है वो 44 बिलियन का US डॉलर का साइज है। अब इसमें से LTTS एक प्लेयर है, और ऐसे ही और भी कई प्लेयर हैं जो कि इस पैसों को यूज कर रहे हैं, इस पैसों से अपना रेवेन्यू बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर ये जो टॉप एंड पे जो ग्लोबल कंपनी बैठी है, अगर यही स्पेंडिंग नहीं करें, यही रिसर्च नहीं करें, तो LTTS को कम पैसा मिलेगा, कम रेवेन्यू मिलेगा। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो 2030 तक के ये एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि जो स्पेंडिंग है वो 1.5 ट्रिलियन से बढ़ करके 2.5 ट्रिलियन और 3.3 ट्रिलियन तक के भी जा सकता है। उसमें से जो आउटसोर्सिंग का जो खर्चा है वो 200 बिलियन से 600 बिलियन तक जा सकता है। और ये जो 600-700 बिलियन है, इसमें से इंडिया में कितने प्रोजेक्ट्स आएंगे उसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि 130 बिलियन
180 बिलियन तक के इंडिया में प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि एलटीटीएस अभी जिस सेगमेंट में काम कर रहा है, यानी कि येलो कलर हाईलाइटेड, उसका साइज है अभी 44-45 बिलियन। ये एक्सपेक्टेशन है कि ये 22% के सीएजीआर से ग्रो करेगा और 130-180 बिलियन तक के ये जो मार्केट है ये ग्रो कर सकता है। यानी कि जो खुद मार्केट है जिसको हम आज यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, वो मार्केट 44 बिलियन से बढ़ करके 130 बिलियन तक जा सकता है। यानी कि ये मार्केट अपने आप में 3 से 4 गुना हो सकता है इन ए स्पैन ऑफ 6 to 7 ईयर्स। सबसे पहले जब हम लॉन्ग टर्म किसी भी शेयर को इवैल्यूएट करते हैं तो हमें यह जानना बहुत जरूरी होता है कि वो मार्केट अपने आप में कितना ग्रो कर रहा है, क्योंकि मार्केट की ग्रोथ पे ही उस कंपनी की ग्रोथ डिपेंड करती है और फिर उसमें लगाए हुए हमारे इन्वेस्टेड पैसे की ग्रोथ होती है। इसलिए ये समझना जरूरी था। तो हमने यहां समझ लिया कि जो मार्केट है वो खुद अपने आप में 3 से 4 गुना होने की ताकत रखता है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि एलटीटीएस एज ए कंपनी करती क्या है। तो जैसे कि हमको टॉप लाइन तो पता है कि ये आईटी का काम करते हैं, लार्ज कैप आईटी कंपनी है, बट ये इनके 3 मेजर वर्टिकल्स हैं। पहला वर्टिकल है मोबिलिटी। मोबिलिटी में हम डिटेल में थोड़ा समझेंगे, जहां पे वो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कंपनियों का और उनके प्रोडक्ट्स में इंजीनियरिंग और आईटी सर्विसेज देते हैं। सेकंड इनका पिलर है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी में इनके 2 मेजर चैनल्स हैं। एक है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको किस तरह से मोर सस्टेनेबल तरीके से बनाया जाए, और प्लांट इंजीनियरिंग, यानी कि जितने भी प्लांट सेटअप है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, पैकेजिंग प्लांट हो गया, उनको अच्छे से और इंजीनियर करना। और थर्ड इनका जो वर्टिकल है वो है टेक्नोलॉजी वर्टिकल। टेक्नोलॉजी वर्टिकल में मेडटेक, मेडिकल डिवाइसेज, कम्युनिकेशन एंड मीडिया और स्मार्ट वर्ल्ड, इन सेगमेंट में ये अपने टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो ये टोटल रेवेन्यू बनाते हैं, यानी कि हमने देखा था इनका जो टोटल टॉप लाइन रेवेन्यू है वो है 8,600 करोड़, राइट। ये पैसा कहां से आता है, किन चैनल से आता है? तो जब हम इनके रेवेन्यू मिक्स को देखते हैं तो इनके जो ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल है वहां से इनको 35% का रेवेन्यू आता है। टेलीकॉम और हाईटेक जो इनका वर्टिकल है वहां से इनको 35% के करीब, यहां से भी उनको करीब करीब रेवेन्यू आता है, और सस्टेनेबिलिटी से 30% का रेवेन्यू आता है। तो कहने का मतलब यह है कि इनके जो तीनों वर्टिकल हैं करीब करीब काफी हद तक के बराबर ही कंट्रीब्यूट करते हैं इनके टॉप लाइन रेवेन्यू में। जो कि अभी हम इस शेयर को लॉन्ग के लिए रिव्यू कर रहे हैं, तो देखिए डेफिनेटली वीडियो लंबी होगी, और बिना ये समझे कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है, आप कैसे उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रह सकते हो, ये पूछने वाली बात है। इसीलिए जरूरी होगा कि मैं इसको और डिटेल में कवर करूं कि इनके एक एक जो वर्टिकल हैं वो किस तरह के काम करते हैं और इनका किस तरह का फ्यूचर दिखता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं मोबिलिटी की। मोबिलिटी सेगमेंट में ये ऑटोमोबाइल यानी कि 4 व्हीलर्स, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि बड़े बड़े ट्रक्स और हैवी व्हीकल्स, और इवन एरोस्पेस और रेल, इन सारे सेगमेंट्स में इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ सर्विसेज हैं जो ये इस तरह की ऑटोमोबाइल कंपनियों को ये अपने सर्विसेज देते हैं। किस तरह के सर्विसेज देते हैं? तो मोबिलिटी में इन्वॉल्व जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिफिकेशन और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना। अब हम ऑलरेडी उस जमाने में है जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में काफी हद तक के सुन चुके हैं। ये वो पोर्शन है जहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन और हाइब्रिड मॉडल कंपनियों के लिए डिजाइन करते हैं, और व्हीकल की इंजीनियरिंग करना, यहाँ पे एरोस्पेस या रेल की जो इंजीनियरिंग होती है, ठीक है, वो यहाँ पे वो डिजाइन करते हैं कि किस तरह से मॉडल होना चाहिए, किस तरह से डिजाइन होना चाहिए उन ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स। सो क्विकली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिफिकेशन और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हमें नाम से समझ में आता है कि इन्होंने ऑलरेडी ईवी रिलेटेड इंजीनियरिंग करना शुरू कर दिया है। इनके कई ऐसे ऑटोमोबाइल के पार्टनर्स हैं जहां पे ये अपने ईवी से रिलेटेड बैटरी पैक सर्विसेज, मोटर कंट्रोल, वीसीयू, ऑनबोर्ड चार्जर, OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे सर्विसेज ये प्रोवाइड करना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेगमेंट में। इन्होंने ऑलरेडी लैब्स डिजाइन किए हुए हैं जहां पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स और टेस्टिंग्स होती है। इलेक्ट्रिफिकेशन लैब, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, एक्सेलरेटर जहां पे ये व्हीकल कंट्रोल यूनिट का सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, मोटर कंट्रोल रिलेटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, और जो फाइनल इनके सॉल्यूशन बन के आते हैं वो व्हीकल कंट्रोल यूनिट यानी कि सॉफ्टवेयर यूनिट जिसके थ्रू व्हीकल के काफी सारे इक्विपमेंट्स काम करते हैं, एयर बैटरी, वायरलेस BMS, ऑनबोर्ड चार्जर, इंटीग्रेटेड इन्वर्टर एंड मोटर्स और फ्यूल सेल्स। सो आप देख सकते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होता है उसके कितने सारे स्पेयर पार्ट्स और सॉफ्टवेयर पार्ट्स ये डिजाइन कर रहे हैं। व्हीकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इस तरह से इन प्रोडक्ट्स का व्हीकल डिजाइन करना, बॉडी इंजीनियरिंग करना कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कहाँ पे कौन से पार्ट्स लगने चाहिए, इवन जो एरोप्लेन्स है उनके एवियोनिक्स और उनके एरोडायनामिक्स को स्टडी करना और उनको इंजीनियर करना, इस तरह के ये बड़े टॉप लेवल पे ये व्हीकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एवियोनिक्स में जो उनका यहाँ पे हाई डिस्प्ले यूनिट्स होता है वो डेवलप करना, फ्लाइट के कंट्रोलर कंप्यूटर डिजाइन करना फ्लाइट्स के, ठीक है, और फिर जो कार्स हो गए उनके आपने यहाँ पे जो गैजेट्स होते हैं या जो इक्विपमेंट्स होते हैं जहाँ पे कार की फंक्शनिंग होती है उस तरह के पार्ट्स को डिजाइन करना और प्लेटफॉर्म को भी डिजाइन करना, ये होती है बॉडी इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में कई अलग अलग तरह के जो पार्ट्स होते हैं, ऑटोमेशन, एनर्जी, लेबर रिडक्शन से रिलेटेड वो पार्ट्स डिजाइन करना, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग करना यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले उसको डिजिटली बना करके टेस्ट करना, और फिर उसके बाद जो अलग अलग तरह के AI बेस्ड मॉडल चेक करना और जनरेशन AI असिस्टेंट डिजाइन करना जहां से ये
उस प्रोडक्ट का फंक्शनैलिटी और उसके जो प्रोसेसिंग है उसको टेस्ट करते हैं। सो इस सेगमेंट में ऑलरेडी ये काफी स्टैब्लिश्ड हैं। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया पैसिफिक, जापान में इनके काफी अच्छा बिजनेस ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 347 मिलियन यूएस डॉलर का इनको यहाँ पे रेवेन्यू आता है, जो कि इनका हमने अभी जस्ट देखा 35% का रेवेन्यू है इस वर्टिकल में, जो कि पहला वर्टिकल था मोबिलिटी। अब हम दूसरे वर्टिकल की बात करते हैं जो कि सस्टेनेबिलिटी है। सस्टेनेबिलिटी में इनके दो सेगमेंट्स हैं। एक तो है प्रोसेस डेवलपमेंट, यानी कि अगर कोई कंपनी ऑलरेडी किसी तरह से अपने प्रोसेसेस को चला रही है, उस प्रोसेसेस को और अच्छे से इंजीनियर करना, उसको और अच्छे से ऑटोमेशन करना। फिर सेकंड इनका चैनल है इंडस्ट्रियल चैनल, जहां पे वो अपने इंडस्ट्री, उन पर्टिकुलर इंडस्ट्री के प्लांट डेवलप करेंगे, प्रोसेस डेवलप करेंगे। सो अगर आप देखोगे तो ये जो सस्टेनेबिलिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह की कंपनियां एलटीटीएस को देती हैं। ऑयल एंड गैस कंपनी, ये कंपनियां अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एलटीटीएस को देती हैं। फिर केमिकल कंपनीज देती हैं और एफएमसीजी कंपनीज देती हैं। ये सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एलटीटीएस को देती है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो जो प्रोसेस रिलेटेड जो इनके सर्विसेज हैं उसमें आ जाता है प्रोजेक्ट को इंजीनियर करना, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन करना। हमने कई बार कुछ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि किस तरह से कंपनियां अपना कैपेक्स करती हैं। उन कैपेक्स को बढ़ाने के लिए उनको एक पूरा एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, जहां पे एक जो यहाँ पे इन्होंने नया प्लान डाला है, चाहे वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्शन हो या ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन हो, तो वहां पे इनको इस तरह के पार्टनर्स की जरूरत होती है जहां पे वो उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे। सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग ये बना रहे हैं वो उस तरह से बनाएं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इको फ्रेंडली हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करे। प्लांट को मॉडर्नाइज करना और ऑटोमेट करना, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं इन प्रोसेसेस को और अच्छे से डेवलप करना ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी मात्रा में वो प्रोडक्शन हो सके। और डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी कि जो ऑलरेडी कुछ मैनुअल रिलेटेड कुछ प्रोसेसेस हैं उनको डिजिटलाइज करना। ये वो सर्विसेज हैं जो वो प्रोसेसेस के सेगमेंट में एलटीटीएस अपने क्लाइंट्स को देता है। ये यहाँ पे आप इमेजेस देख सकते हो, प्रोसेस से रिलेटेड बड़े बड़े प्लांट्स, रिफाइनरीज, ठीक है, प्रोडक्शन प्लांट्स, ठीक है, पैकेजिंग यूनिट्स, फाइनल प्रोसेसिंग यूनिट्स, इस तरह की चीजें ये डेवलप करके देते हैं अपने क्लाइंट्स को। इंडस्ट्रियल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, पावर एंड कंट्रोल से रिलेटेड इनके क्लाइंट्स हैं, मशीनरी रिलेटेड इनके क्लाइंट्स हैं और टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए इनके पास क्लाइंट्स हैं। ये जो पर्टिकुलरली यहाँ पे जिस तरह के सर्विसेज देते हैं उसमें आ जाता है प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग करना, इंजीनियरिंग का ट्रांजिशन करना और मैन्युफैक्चरिंग का मॉडर्नाइजेशन करना और अल्टरनेट और शिफ्ट करना अपने प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस को। सो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जो कंपनियां होती है यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को और एडवांस बनाने की कोशिश करती हैं, एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा बचा करके कम एनर्जी में चीजों को बनाने की कोशिश करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा ऑप्टिमाइज और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करती हैं और नए नए प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे एलटीटीएस का यहाँ पे सर्विस लेती हैं। ये हो गया इनका सेकंड वर्टिकल जो हमने सुना था, सस्टेनेबिलिटी। अब जो इनका थर्ड वर्टिकल है वो है टेक से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ये बेसिकली यहाँ पे इनके दो तरह के क्लाइंट्स है। एक है मेडटेक, मेडिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस बनाना, फार्मा कंपनियों के लिए पैकेजिंग सेटअप, प्रोसेसिंग सेटअप बनाना, लाइफ साइंसेस कंपनियों के लिए भी सिमिलर टाइप के इक्विपमेंट्स और डिजाइन्स बनाना। हाईटेक सेगमेंट में सेमीकंडक्टर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम रिलेटेड कंपनियों को ये अपने सर्विसेज देते हैं, जहां पे ये कह सकते हैं सिलिकॉन इंजीनियरिंग, डिवाइस इंजीनियरिंग, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग और सिस्टम को इंटीग्रेट करना, इस तरह के सर्विसेज ये अपने बड़े बड़े क्लाइंट्स को देते हैं अपने थर्ड सेगमेंट में, जो कि इनका है टेक सेगमेंट। तो अब जो कि हमने समझ लिया कि कंपनी क्या है और किस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाती है, कहां से इनका बिजनेस आता है, अब हम ये समझ लेते हैं कि अभी जो इनका बिजनेस आ रहा है, ठीक है, जो कि 8600 करोड़ इनका फुल ईयर का जो रेवेन्यू था लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, ये यहां से कितना ग्रो हो सकता है, क्योंकि जो हमारे इन्वेस्टमेंट की जो ग्रोथ है वो पूरा इस पे डिपेंड करता है कि बिजनेस यहां से कहां जा सकता है। अब अगर मैं इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करूं तो ये करीब करीब होता है 1.16 बिलियन यूएस डॉलर, क्योंकि जो हम इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की स्लाइड देख पा रहे हैं तो यहां पे जो ये करेंटली FY24 में इन्होंने जो टोटल रेवेन्यू किया है 1.16 बिलियन, यानी कि 1000 मिलियन डॉलर्स को जो यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू जो यहाँ पे अचीव किया है, इनका एस्टिमेशन है कि ये आगे जाकर के मिड टर्म में 2 बिलियन को अचीव करेंगे। ठीक है, अब ये जो 2 बिलियन अचीव कर रहे हैं तो कह सकते हो आप ये करीब करीब यहां से ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा कम ये इनका टारगेट है इसको अचीव करना। लेकिन ये मीडियम टर्म आउटलुक ये कब तक अचीव करेंगे ये यहाँ पे क्लियर नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने मिड टर्म बोला है तो हम इसको 5 इयर्स का टेन्योर लेकर के चलेंगे। लेकिन अब बात आ जाती है कि ये जो इनके टॉप लाइन को डबल करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सो ये जो टॉप लाइन डबल होगी तो ये 16,000 करोड़ की टॉप लाइन डबल हो सकती है इंडियन रुपीज में, मतलब कि जो इसका ईपीएस भी है वो भी डबल हो सकता है। लेकिन टाइम फ्रेम जो है वो यहाँ पे क्लियर नहीं है कि FY कब तक ये होगा। मिड टर्म है तो हम यहाँ पे इसको FY29 या FY30 का लेकर के चल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब हम ये समझ लेते हैं कि ये पैसा जो ये टारगेट कर रहे हैं ये एक्चुअली आएगा कहां से। ठीक है, हालांकि इसको समझने के लिए हमको इसके पर्टिकुलर एक एक वर्टिकल को समझना पड़ेगा कि हर वर्टिकल की ग्रोथ कितनी है। तो जब हम इसके एक एक वर्टिकल को देखते हैं तो पहले हम इसके मोबिलिटी वर्टिकल को देखेंगे। तो मोबिलिटी वर्टिकल अभी 382 मिलियन
का सेल्स किया हुआ है, इसका इनको एक एस्पिरेशन है कि ये अकेले 1 बिलियन का सेल्स करेगा। और ये जो टोटल जो 1 बिलियन की सेल्स है उसमें से 45% जो है वो इनके सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोबिलिटी से आएगी। यानी कि जो अभी ये लोग जो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों को जो सर्विसेज दे रहे हैं, उन सर्विसेज में से जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज देते हैं वो उस सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ आएगी 45%, जो कि टोटल रेवेन्यू का पार्ट बनेगा मोबिलिटी सेगमेंट में। ये जो ग्रोथ आएगी ये इबिटा 20 से 22% की ग्रोथ पे जा सकती है। ठीक है, ये यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रोथ यहाँ पे फैक्टर देखा जाता है, मोबिलिटी सेगमेंट से 1 बिलियन बनाना। अब जो इनका सेकंड वर्टिकल है यानी कि सस्टेनेबिलिटी वर्टिकल, यहाँ से करंटली इनका जो रेवेन्यू आ रहा है वो 361 मिलियन आ रहा है। ठीक है, FY24 में इसका एक्सपेक्टेशन है कि ये भी 1 बिलियन टच कर सकता है। और यहाँ पे जो इनकी मार्जिन आएंगी वो 28 से 30% की मार्जिन हो सकती है। इसका भी जो टारगेट है FY का उन्होंने अभी यहाँ पे क्लियरली नहीं दिया है, बट जो एस्पिरेशन है वो 1 बिलियन का एस्पिरेशन है, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है वो दोनों तरफ से आएगी, यानी कि जो इनके इंडस्ट्रियल आर्म है और जो इनका प्रोसेस आर्म है, दोनों जगह से इनको एक काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे भी एस्पिरेशन इसका 1 बिलियन का है। सो अब अगर हम यहाँ पे थर्ड सेगमेंट की बात करें जो कि इनका टेक सेगमेंट है, यहाँ पे इनका जो करंट रेवेन्यू है 422 मिलियन का रेवेन्यू है। इसका भी इनका टारगेट है कि इसको भी इनको 1 बिलियन तक लेके जाना है, राइट। और इसके लिए भी इनका FY टारगेट अभी नहीं है, बट जो भी हम मिड टर्म अगर मान के चले तो FY29 FY30 के अराउंड ये 1 बिलियन यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं, जहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन जो है मिडटेक से और हाईटेक से काफी हद तक के काफी बराबर तरीके से आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो इनके तीनों वर्टिकल में इन्होंने 1 बिलियन 1 बिलियन 1 बिलियन यानी कि 3 बिलियन का टारगेट रखा है। तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि मिड टर्म में इनका 2 बिलियन का टारगेट है, और अगर फ्रेगमेंट करके देखा जाए तो इनका 3 बिलियन का टारगेट है। तो कहने का मतलब क्लियरली है कि मिड टर्म में ये 2 बिलियन को टारगेट कर रहे हैं एंड लॉन्ग टर्म में 3 बिलियन को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप इसी को डिकोड करोगे तो जिस स्पीड से ये पिछले 5 सालों में 6 सालों में ग्रो किया था, यानी कि 5 साल में अपने आप को डबल करना, तो यहां से भी ये अगले 5 सालों में अपने आप को डबल करने की स्पीड ही यहाँ पे ये लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और जो 3 बिलियन है वो हो सकता है FY29 या FY30 के बाद आए। ठीक है, तो स्पीड वही रहने वाली है जो स्पीड हम इसकी पहले देखे हैं, लेकिन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली डबल और ट्रिपल यहां से क्लियरली आपको एक नंबर दिखता है, यहां पे पोटेंशियल दिखता है। सो अब हमने बात कर ली टॉप लाइन सेल्स की कि ये यहां से कहां जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्जिन्स की। जो करंट मार्जिन्स अभी 21 दिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंपनी के जो एस्पिरेशन है कि ये अपने मार्जिन को भी इंप्रूव करना चाहते हैं। मोबिलिटी सेगमेंट में करंटली इनके 19-20% के मार्जिन्स हैं, जिसको ये 20 से ऊपर 22 तक ले जाना चाहते हैं। सस्टेनेबिलिटी में इनके 28% के मार्जिन्स हैं, जिसको ये 30 तक के लेके जाना चाहते हैं। और टेक में जो इनके मार्जिन्स है 16-15%, इसको ये ऊपर 16-18 तक के लेके जाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसके एस्पिरेशंस भी देखोगे तो ये +2% तक ही है, यानी कि जो मार्जिन्स हैं वो 21 से ज्यादा 23-24 तक जा सकते हैं। ये TCS के जैसे बड़े हाई मार्जिन्स तक जाने का इनके एस्पिरेशन नहीं दिख रहे। ठीक है ना, तो वो हमको रियलिस्टिकली लेके चलना पड़ेगा कि इनके जो मार्जिन्स हैं वो 23-24 तक ही जा सकते हैं कंसोलिडेटेड लेवल पे। सो अब हमने बात कर ली इनके टॉप लाइन की, अब हमने बात कर ली इनके मार्जिन्स की। अब हम समझ लेते हैं कि इनका EPS कहां जा सकता है। EPS की एक्सपेक्टेशन जब हम ट्रेंड लाइन में जाकर के देखते हैं तो करंट EPS इसका 120 चल रहा है। पिछले FY24 का जब रिजल्ट आया था तब ये 123 में इसके फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, इसलिए ये 123 दिखा रहा है। हम कंपेयर करेंगे 120 से। ठीक है, इसका जो एवरेज एस्टिमेट है वो है 128 और इसका जो हाई एस्टिमेट है वो 133 तक इसका EPS जा सकता है। तो यहां पे आप क्लियरली समझिए कि जो इसका FY25 यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर को खत्म होते तक के इसका जो EPS आ सकता है वो 133 आ सकता है हाई एस्टिमेट में। मैं यहां पे आगे बढ़ के हाई एस्टिमेट को लेकर के चलूंगा। अब यहां पे रीजन इसके पीछे ये है कि इनका बहुत क्लियर एक हाई एस्पिरेशनल जो बिजनेस मॉडल है और इसके पीछे जो इनकी स्ट्रेटजी है उससे लगता है कि ये अपने हाई एस्टिमेट को मीट कर सकते हैं। कह सकते हैं कि यहां पे मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूं इनके नंबर्स को लेकर के, बट जो कि हम हमारे आगे मेथड्स में ले जाकर के इन्हीं नंबरों को इवेलुएट करेंगे तो एक नंबर तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक हाई एस्टिमेट के नंबर को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक आने से पहले जो मैंने इतनी डिटेल एनालिसिस जो बताई वो मैंने इसलिए मैं इतना कवर करता हूं ताकि जब मैं ये नंबरों की बात करूं तो ये नंबर हवा में ना लगे। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे जाकर के जो मैनेजमेंट बोल रहा है, जिस तरह की रिपोर्ट्स में नंबर दिख रहे हैं, उन्हीं नंबरों को हम यहां पिक करते हैं ताकि जो हम एस्टिमेशन यहां से लगा रहे हैं उसके पीछे एक फंडामेंटल ग्राउंड हो, टेक्निकल ग्राउंड हो। अब हम बात करते हैं सितंबर 2024 अभी शुरू हो गया है और प्राइस जो है वो 5716 रुपीज इसका चल रहा है। करंट PE 47 का ये PE में अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो करंट EPS है यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का 120 है। तो अगर इस नंबर को हम जज करें इसके इंडस्ट्री के PE पे, हमने देखा है इंडस्ट्री का PE चल रहा है 37। सो इंडस्ट्री के PE पे अगर हम इसका फेयर वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो प्राइस का फेयर वैल्यू आता है 4320, यानी कि करेंटली जो प्राइस चल रहा है LTTS का वो अपने फेयर वैल्यू से ऊपर की तरफ है, यानी कि 24% अपसाइड यहां पे ये ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो कह सकते हैं इंडस्ट्री PE के कंपैरिजन में ये महंगा ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना, अब लेकिन हम इसको समझते हैं कि क्या ये महंगा ट्रेड करना कितना जस्टिफाइड है।
अब अगर हम आगे की बात करें तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो इसका फ्यूचर ईपीएस है FY25 तक के 133 आ सकता है, यानी कि ईपीएस में जो ग्रोथ है वो 11% आ सकती है। और हमने ऑलरेडी देख लिया है कि 123 तो ये ऑलरेडी अचीव कर लिया है फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के साथ। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एस्पिरेशनल पीई 45 का मार्केट इसको देता है, ठीक है, अब आप पूछोगे कि 45 का क्यों देगा, इंडस्ट्री पीई तो 37 है, 36 है। वो इसलिए क्योंकि ये अभी रिसेंट 7-8 ईयर्स हुए हैं इस शेयर को लिस्ट हुए, और हमने देखा है कि जब पिछली रैली आई थी तो 70 का पीई मार्केट ने इसको दिया था। तो 40 का पीई एक लार्ज कैप आईटी कंपनी को एक बुल रन के तरफ, और जब एक पॉजिटिव सेंटीमेंट चल रहा हो तब एस्पिरेशनल 45 पीई मिलना काफी रीजनेबल लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे 45 लेके चल रहा हूं। तो इसके 45 के पीई और 133 के ईपीएस के साथ जो शेयर का प्राइस का टारगेट आता है वो आता है 5985, ऑलमोस्ट 6000 के करीब। ठीक है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जब इसका नेक्स्ट रिजल्ट आएगा FY25 खत्म होने के बाद, यानी कि मई 2025 में। अब यहाँ पे जो ये प्राइस आप देख पा रहे हो, ये करंट प्राइस से सिर्फ 5% अपसाइड दिखता है, राइट। अब ये जो इतना छोटा सा ग्रोथ दिख रही है वो इसीलिए दिख रही है क्योंकि जो फेयर वैल्यू से ये ऑलरेडी अपना ये मूवमेंट वो दिखा चुका है, यानी कि 4300 से 6000 की जो रैली होनी थी एक 12 महीने के टाइम फ्रेम में, वो पिछले 4-6 महीने में ऑलरेडी वो मूवमेंट हो चुका है। अब आगे इतना स्ट्रांग मूवमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। फंडामेंटली सेंटीमेंट के बेसिस पे तो ये कहीं भी भाग जाए उसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर यहाँ पे एक रैली आई और यहाँ पे मार्केट ने इसको 65 का भी पीई अगर दे दिया तो आपको 8000 का प्राइस दिख सकता है, जो कि 51% है। लेकिन मैं इतना ओवर ऑप्टिमिस्टिक होकर के यहाँ पे पीई सेटल नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे एक रीजनेबल पीई रखूंगा जो कि मुझे लगता है कि मार्केट इसको देना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर की। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि किस तरह से जो फ्यूचर की जो ग्रोथ एक्सपेक्ट की है तीनों वर्टिक, मोबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी में 20% के ईपीएस पे यहाँ पे जो कंपनी है वो ग्रो कर सकती है। और अगले 3 साल में, यानी कि अगले 2.5 साल में करीब FY27 में जो ईपीएस है वो यहाँ पे 192 जा सकता है। करीब ये डबल नहीं हो रहा है, जैसा कि हमने ऑलरेडी बात करी, ये कंपनी 5 साल में डबल हो सकती है, तो 3 साल में डबल तो नहीं होगी, तो इसलिए इसका जो ग्रोथ रेट है वो 20% से ही आएगा। 192 के करीब इसका ईपीएस आ सकता है। 45 का पीई अगर मार्केट इसको तब भी देता है तो जो स्टॉक का प्राइस है तब जाकर के आएगा 8600, ठीक है ना। और ये जो है ये 3 ईयर का जो आपको यहाँ पे अपसाइड देख सकते हो वो है, देख सकते हो 51%। एक लार्ज कैप को नजर में रखते हुए, लार्ज कैप आईटी को नजर में रखते हुए ये रिटर्न काफी अच्छा है, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि यार जो हमने बाकी के शेयर को रिव्यू किया था वो तो 3 साल में डबल ट्रिपल हो रहे थे, ये वैसा नहीं है, ये एक लार्ज कैप है, तो आपका एक्सपेक्टेशन काफी क्लियर और बेसिक होना चाहिए, ठीक है। अब और आगे की अगर हम बात करें, जो कि हम समझ रहे थे कि इन्होंने सारी गाइडेंस जितनी भी थी इनकी मीडियम टर्म बेसिस पे थी, और मीडियम टर्म आपका 5 इयर्स होना चाहिए, तो FY29 में या FY30 में, क्योंकि हमने देखा था कि किसी भी तरह का FY गाइडेंस नहीं था, ठीक है, तो हम यहाँ पे FY29 ही मान के चलेंगे। तब जो ईपीएस जो है जो ग्रो करेगा वो 18% से ग्रो कर सकता है, और जो ईपीएस है तब जाकर के 120 का डबल से थोड़ा ज्यादा, यानी कि 267 लैंड करेगा। अब ये जो एक्सपेक्टेशन है और जो ये फ्यूचर फोरकास्टिंग है ये काफी हद तक के मैच करती है कि 5 से 5.5 साल में ये कंपनी अपने ईपीएस को डबल कर लेगी, 240 या 260 को टच कर लेगी। तब अगर मार्केट इसको जो एस्पिरेशनल पी यानी कि 45 का पी देता है तो जो है इसका अपसाइड, करंट प्राइस से अपसाइड इसका आ सकता है 110। अब जो कि ये 110 अपसाइड यहां से दे सकता है इन 5 इयर्स। अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि एग्जैक्टली इसका प्राइस टारगेट किस रेंज में आता है, ठीक है। मैं इस तरह के मेथड को काफी टाइम से हर वीडियो में डिस्कस कर ही रहा हूं, तो मुझे लगता है कि जो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे जेन्युइन व्यूअर हैं, उनको अभी तक की मेथोडोलॉजी समझ में आ गई होगी, तो वो आराम से जो करंट जो इसका फ्यूचर ईपीएस है 267 का और जो इसका एस्पिरेशनल पी है 45 का, वो उसके बेसिस पे क्या प्राइस टारगेट आता है वो आप इवेल्युएट कर सकते हो। और डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट करके बताइए, जो भी ज्यादा एक्यूरेट और सबसे क्लोजेस्ट एक्यूरेट गेस करेगा मैं उसको पिन करूंगा उसके कमेंट को। एंड आप उसमें एक और चीज आप टेस्ट कर सकते हो कि लेट से अगर कोई एक आईटी में रन आता है और एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक पीई मिलता है, 65 का पीई या 75 का पीई अगर एलटीटीएस को मिलता है, तब इसका प्राइस टारगेट क्या आएगा वो भी आप इवेल्युएट करके सिंपल से कैलकुलेटर में टेस्ट करके देख सकते हो कि कितने पीई पे कितना प्राइस टारगेट आ सकता है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ जो था, इतनी पूरी जितनी मैंने स्टोरी बताई, ये सबसे पहले तो आपको ये समझने के लिए था कि एलटीटीएस एज ए कंपनी क्या करती है, किस तरह के उनके वर्टिकल से, किस तरह का उनके यहाँ पे रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है। उसके बाद आपको ये अवेयर करने के लिए था कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना बनता है। यहाँ पे हम कुछ भी हवा में बात नहीं कर रहे हैं कि कहाँ ये 5000 का जो शेयर है वो 10,000 चला जाएगा, 15,000 चला जाएगा जरूर जाएगा, लेकिन उसकी स्पीड कितनी रहेगी और उसके पीछे का फंडामेंटल कितना है और पैसा जो रेवेन्यू है वो एक्चुअली कंपनी का कहाँ से आएगा, ठीक है ना। ये हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए जो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ ये आपके अवेयरनेस के लिए है, ताकि आपको स्टॉक का पोटेंशियल समझ में आए और आपको एजुकेट करने के लिए है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो तो आपका वो उस तरह से कमिटमेंट हो कि हाँ भैया मैं जब
इसमें इन्वेस्टमेंट ले रहा हूं तो मेरे को इसमें इतना ही एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि इतना % ग्रो करेगा। ठीक है, अब जो ये है पूरा स्टडी, ये आप इसको फर्दर यहां से स्टडी कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से दोबारा से पूछिए, इसको रिव्यू करवाइए एंड अकॉर्डिंगली आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। तो याद रखिए ये एक लार्ज कैप है, तो आप यहाँ पे एक फटाफट मल्टीप्लाई होने वाला इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ये स्लोली मूव करेगा बट ये आपके पोर्टफोलियो को सेफ रखेगा क्योंकि इसमें बहुत शार्प अपसाइड और शार्प डाउनसाइड नहीं आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। देखिए, जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस देखी है तो थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू आते हैं और ये बहुत नॉर्मल है। कई बार आप अलग अलग शेयर में अलग अलग तरह के सिनेरियोज देखते हो, तो यहाँ पे थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू ये है क्योंकि शेयर का अगर आप वीकली चार्ट पैटर्न देखोगे एलटीटीएस का, तो 2020-21 में इसने अपना एक पीक बनाया था ऑलमोस्ट 6000 का। ठीक है, करीब करीब वहां से ये एक डाउनफॉल आया, पिछले 2 सालों में डाउन ट्रेंड रहा और फिर ये वापस से एक बार टेस्ट किया अपने हाई को अप्रैल 2024 में, फिर एक शार्प डिक्लाइन आया और अभी ये वापस से उसी हाई के अराउंड ट्रेड कर रहा है 5700 के अराउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक काफी अच्छा एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे टेक्निकली बन रहा है। ठीक है, वीकली चार्ट पैटर्न में एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है ये अपने टेक्निकल चार्ट को ब्रेक करे। ठीक है, और यहाँ पे अगर एक हाई वॉल्यूम ट्रेड आया तो हो सकता है ये कप एंड हैंडल पैटर्न जो है ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे शेयर एक अपसाइड जा सकता है। अब ये कितना अपसाइड जाएगा उसका ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो शेयर है ये ऑलमोस्ट 40% अपने यहाँ पे जो इसका कप है उसका यहाँ पे बॉटम था। ठीक है, तो उतना ही आप यहाँ पे एक अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो 40% का। ठीक है, यानी कि करीब करीब आप यहाँ पे जो शेयर का टारगेट है वो 80 to 100 के करीब आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ले सकते हो, लेकिन उसके लिए एक बहुत अच्छा वीकली क्लोजिंग होनी चाहिए, एक अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट होना चाहिए, फिर ये यहाँ पे एक मूवमेंट दे सकता है। अब जब ये मूवमेंट देगा, क्योंकि हमने फंडामेंटली समझ लिया है कि फंडामेंटली जो ग्रोथ है वो स्लोली आएगी, 8000 का जो प्राइस है वो 3 साल में आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर एक टेक्निकल ब्रेकआउट होता है तो ये पैटर्न आपको जो प्राइस टारगेट है वो हो सकता है 6 महीने में भी दिख जाए और फिर उसके बाद वो 3 साल तक के हो सकता है कंसोलिडेट करे। ये हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये काफी हद तक के सेंटिमेंटली मूव करेगा अगर इस स्टडी को मैं यहाँ पे जस्टिफाई करूँ तो। बट अगर यहाँ पे एक टेक्निकल चार्ट ब्रेकआउट नहीं होता है, यानी कि वॉल्यूम्स नहीं आते हैं, मूवमेंट अपसाइड नहीं जाता है, तो आप यहाँ पे काफी रिलेटिवली एक डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे जब अगर डाउनफॉल होता है तो इसका पहला सपोर्ट आता है 4300 पे। अब अगर आप देखो तो ये 4300 वही नंबर है जो कि करीब करीब इस शेयर का फेयर वैल्यू भी आता है। तो पॉसिबिलिटी जो है वो दोनों बनती है टेक्निकली अगर देखा जाए तो ऊपर साइड भी जा सकता है क्योंकि आरएसआई अभी इसका न्यूट्रल जोन में 63, तो अगर अपसाइड मूवमेंट आता है तो ये सेंटिमेंटल रैली दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आता है टेक्निकली तो ये अपनी बेस को टेस्ट करता है 4300। अब अगर आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हो तो आई थिंक यू कैन एंजॉय। ठीक है, क्योंकि अभी ये कंपनी तो काफी फंडामेंटली और फ्यूचर भी इसके काफी पॉजिटिव दिखते हैं। लार्ज कैप होने की वजह से आपके पोर्टफोलियो को हमेशा एक बैलेंस बना के रखेगा। लेकिन अगर आपने अभी इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और अभी आप आगे फ्यूचर में करने का सोच रहे हो तो आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे वेट किया जा सकता है, जो कि मैंने बताया कि 3 साल का टारगेट इसका 8000 का प्राइस पॉइंट है, तो काफी हो सकता है ये आपको काफी मौके दे। हो सकता है ये अपने ये पहले सपोर्ट को टेस्ट करे 4300, ये काफी अच्छा सपोर्ट जोन होगा, या फिर ये अपने टेक्निकल को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ये वापस से इसी रेंज को 6000 के रेंज को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। वो एक तरह का पूरा ट्रेडिंग मूवमेंट होगा, तो वापस से अपने ये ब्रेकआउट को टेस्ट करने आएगा, तब आप वापस से 6000 के अराउंड इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हो। देखा जाए तो इतना ज्यादा एंट्री का सोचने की जरूरत नहीं है कि कब करना चाहिए। फंडामेंटली हमने समझ लिया है, पोटेंशियल हमने समझ लिया है कि कंपनी कितने हद तक के आगे जा सकती है, किस तरह का इसमें पोटेंशियल है। अगर आपको उस तरह के इन्वेस्टमेंट में, सेफ इन्वेस्टमेंट में उतने रिटर्न्स में सेटिस्फैक्शन मिलता है तो आप डेफिनेटली इसको प्रीफर कर सकते हो। अगर मैं अब इसको समरी दूं एलटीटीएस को, तो डेफिनेटली देखिए कंपनी में कोई डाउट नहीं है, कंपनी काफी इनोवेटिव तरीके से, फ्यूचरिस्टिक तरीके से अपने सर्विसेज को डिजाइन कर रही है, प्रोडक्ट को डिजाइन कर रही है। तो डेफिनेटली इनकी जो रिलेटेबिलिटी है और जो इनका रिलेवेंस है आगे फ्यूचर में जिस तरह से टेक्नोलॉजी और आईटी डेवलप हो रहे हैं, तो ये काफी रिलेवेंट कंपनी है। तो डेफिनेटली ये आगे सस्टेन भी करेगी और ग्रो भी करेगी। इनके 3 वर्टिकल्स में इनके जो फ्यूचर एस्पिरेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, 1 बिलियन इन ईच वर्टिकल्स, काफी स्ट्रांग प्रोजेक्शंस है। सस्टेन करना इनके लिए काफी ईजी होगा। तो लार्ज कैप आईटी कंपनी की तरह ये काफी कंफर्टेबल देता है। हम एक लार्ज कैप कंपनी अगर सोच रहे हैं आईटी कंपनी का, तो हम डेफिनेटली इसको प्रेफर कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि किसी स्मॉल आईटी कंपनी को भी रिव्यू करना है, तो मैंने ये 2 कंपनियों को रिव्यू किया है, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में इनके लिंक्स मिल जाएंगे, आप इसको भी चेकआउट कीजिए। तो ये था एलटीटीएस का रिव्यू। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।